उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती व भारती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास हुनर जम्मू कश्मीर में, यानी कि द प्रियंका चौधरी शो हुनर जम्मू कश्मीर। और हुनर जम्मू कश्मीर की ये पहचान है और ये कोशिश है कि जम्मू से जुड़े हुए तमाम ऐसे आर्टिस्ट, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसी पर्सनैलिटीज़ आपके समक्ष रखे जाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को उम्दा बनाते हुए लोगों की सेवा भी की है, अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी देखे हैं और ज़िंदगी को एक महज ज़ोरदार ढंग से जीने के अलावा लोगों की सेवा में भी तत्पर रहते हुए उस ज़िंदगी को जिया भी है और अपनी जीवनी जो है उतार चढ़ाव के बावजूद भी किस तरीके से सशक्त रखी है। और महिला के सशक्तिकरण की बात जहाँ पर निकल कर आती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, मितू राजपूत, जो कि खुद मेंबर हैं ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड की और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और अगर सोशल एक्टिविस्ट हैं तो 32 साल, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितने साल आपने जो है लोगों की सेवा में गुजार दिए हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हुनर जम्मू कश्मीर में, और हम गौरवान्वित हैं कि हुनर जम्मू कश्मीर मितू राजपूत आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बहुत थैंक्स आपका बेटा। इस प्रोग्राम के थ्रू आप एक मैसेज जो है सारे हिंदुस्तान की मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को देना चाहोगी जी, कि वो भी जो हैं वो इस काम में आए और बड़ा बेखूबी इस काम को निभाएं। जी बिल्कुल। अगर काम का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो मैं बता दूं कि हैंडलूम यानी कि हस्तकला, अब हस्तकला के बहुत से मतलब निकलते हैं। अब हस्तशिल्प तैयार करना, हस्तकला का एक अलग ही और एक प्रचंड रूप से आज के दौर की अगर बात करी जाए तो एक वक्त वो था जब गांव में चार लेडीज बैठ के बातें भी कर लेती थी तो स्वेटर भी शाम तक बुन लिया जाता था। लेकिन अब इसे एक ऑक्यूपेशन बनाना, इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो अब ये एक प्रोसेस ऐसा है जो घर घर तक जो है वो जा चुका है। लेकिन इसके साथ आपका एक रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी जो है वो जरूर जनता के समक्ष रखें। हाँ, ज़रूर ज़रूर। नमस्कार बेटे। 1990 में जब मैं एक आपकी तरह ही चुलबुली अच्छी मतलब लड़की थी और मेरी शादी 1990 में होती है, तो मैं उससे पहले मैं कॉन्वेंट स्कूल में जॉब करती थी। तो हस्बैंड मेरे जो थे वो आर्टिस्ट भी थे और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में जॉब भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप कॉन्वेंट स्कूल की जॉब करते हो, यहाँ से आप इतनी दूर जाओगे तो आप आर्ट लाइन में ही आ जाओ। तो आर्ट जो था अंदर भी हर इंसान के अंदर आर्ट छुपा होता है, जब हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बाहर लाएं। तो उन्होंने कहा आप घर में ही बैठ के काम करोगे और अपना पैसा भी कमाओगे और घर की देखभाल भी हो जाएगी। और फिर फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आफ्टर 10 months आई गॉट ट्विन बेबीज, मेरे 2 बच्चे हो गए। फिर तो बिल्कुल ही नौकरी करना मेरे लिए मतलब ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा आप बच्चे भी संभालो और घर में भी काम करो। तो उस वक्त जो है मैं एज ए आर्टिजन 1990 में एज ए आर्टिजन, हमारा एक डिपार्टमेंट हुआ करता था यहाँ पे, रानी तालाब है जी, रानी पार्क है, सॉरी रानी पार्क के सामने हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का हैंडीक्राफ्ट्स का डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो वहाँ पे वीके महाजन होते थे असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एज ए आर्टिजन रजिस्टर किया और एकदम मुझे वहाँ, मैंने चूड़ा पहना हुआ था, मुझे आज भी याद आता है, और चूड़ा भी पहना था और बच्चे भी उठाए थे 2 छोटे आफ्टर 10 months। तो मुझे जयपुर में भी ये इन्होंने एग्जीबिशन के लिए भेज दिया। तो उस टाइम ये होता था कि पैसे भी कम हुआ करते थे, 1990 की बात कर रही हूँ मैं। तो हमने थोड़ा बहुत सामान बनाया हुआ था तो वो हम लेके तो वहाँ गए। हम 15 दिन का हमारा टूर था, तो काफ़ी हमारा सामान वहाँ सारे का सारा सेल हो गया और हमें काफ़ी खुशी भी लगी कि हमें जो है इकट्ठे पैसे, हमने पहली बार इतने पैसे देखे थे कि ये इकट्ठे पैसे आए और अपनी कमाई है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो ऐसे काम करते करते फिर हमने क्या किया कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हमने सोचा कि अब इस काम को इंडिविजुअली करने से नहीं होता है। बच्चे थोड़े बड़े हो गए मेरे जब 5-6 साल के, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन जो थी 1990 में हमने काम का मैंने स्टार्ट किया। 1998 में मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन सोशियो इकोनॉमिक वीमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के डिपार्टमेंट से, उस टाइम डायरेक्टर कोतरू साहब थे, आज वो खैर इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरा जो वर्क देखा कि एग्जीबिशन लगाई यहाँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में, यहाँ मेरे ख्याल में प्रेस क्लब के पास,
तो उन्होंने कहा आप मीतू जी इतना अच्छा काम करते हो, क्यों नहीं ये काम आप दूसरे लोगों को भी ये कला बांटें, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करता हूँ। तो एट दैट टाइम 1998 में हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो फिर हमने खूब मतलब काम किया, अर्बन एरियाज में भी किया। एक सफर चलता रहा और अब तक चल रहा है। और अब तक चल रहा है। रूरल एरियाज में भी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए फिर मैं रूरल एरियाज में भी जाना स्टार्ट हो। सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैम, अगर किसी भी चीज की शुरुआत हो तो हमेशा मैंने देखा है कि अर्बन एरियाज में वो चीज काफी ज्यादा फ्लरिश हो जाती है, लेकिन गांव की बात करूं, दूर दराज के क्षेत्रों की बात करूं, पहाड़ी इलाकों के लोगों की बात करूं, तो हुनर वहाँ छुपा नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी होने की वजह से वो सामने निकल कर नहीं आता। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के लोगों को भी काफी प्रोत्साहित किया है और उन्हें एक मौका दिया, एक बेंचमार्क दिया है, क्योंकि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं आप अपना एक टैलेंट जो है वो दिखा सकें। आपकी जीवनी के बारे में क्या कहूँ, स्टेट अवॉर्डी हैं ये, पीजी पॉलिटिकल साइंस में भी। और सियासत को लेकर आपका क्या रवैया है, मैं ये जानना चाहूंगी कि सियासत को आप किस नज़र से देखती हैं और इन दिनों क्या कुछ मन बना रही हैं, क्योंकि एक 32 साल का एक्सपीरियंस लोगों की सेवा में तो है ही, लेकिन आने वाले समय में क्या हमें मीतू राजपूत एक नए रूप के साथ देखने को मिल सकती है? हाँ, वो ऐसे है कि जब हम लोगों के साथ जुड़े, महिलाओं के साथ जुड़े जी, तो काफी कामकाज होते थे महिलाओं के। हम लोगों ने सेक्रेटरीट में जाना, ऑफिस में जाना, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो फिर हमने यही मन बना लिया कि एज ए एनजीओ तो हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और भी मेंबर हमने साथ में बढ़ाए। तो फिर हमने 2014 में मैंने जो था ये मतलब बीजेपी जो थी, बीजेपी ज्वाइन करी मैंने 2014 में। मगर 2014 के बाद हम कुछ क्या कह सकते हैं कि हमारे जो हमारी जो गवर्नमेंट बनी या उसकी कुछ खामियों की वजह से, या हम मुकद्दर को भी क्या कहें, मतलब उसके बाद जो था हमारे जो बिल्कुल भी मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स आना जो स्टॉपेज हो गई, मतलब हम अपनी कंट्रीब्यूशन से काम करना शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि अब पॉलिटिक्स में जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी मैं रिसेंटली एक मुद्दा आपको बताती हूँ। मतलब काम करते करते मैंने घर से मैंने नगरोटा कवर किया, मैंने जजकोटली कवर किया, मैंने वो पंजाल गाँव है हमारा वो कवर किया, कमीनी गांव आता है नगरोटा में, उसको छितली खानपुर आता है, मैंने उसको कवर किया। एक पर्टिकुलर नई बस्ती खानपुर आता है, वहां पे मैंने काफी कोर्सेज उन गरीब लोगों के लिए चलाए, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, उनकी औरतों के काम करने के लिए, सिलाई के सेंटर यो। फिर एक हमारा वहां आता है मानसर के, मैं गई थी मानसर, यहाँ के मुझे उस वक्त इतना डर लगा था कि ये इतनी कच्ची रोड पे मुझे दफ्तर वाले ले आए हैं, तो मैं चलूंगी भी कैसे। मैं जब चल रही थी छोटी सी, मैंने गिरूंगी कब, गिरूंगी तो पता नहीं 200 फुट कितने फुट नीचे गिरूंगी। तो मतलब वहाँ भी हमने काम किया। मगर वो लोग जो थे, मुझे आज भी याद आता है, खादी एंड विलेज की तरफ से मैंने वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया था। जब मैं वहाँ की महिलाओं ने मुझे ऐसे मतलब इतना अपनी गोदी में ही उठा लिया, उनको तो ऐसे लगा कि कोई भगवान ही यहाँ भगवान ही आ गया, कोई भगवान ही, मतलब कि वो दूर दराज इलाके जहाँ कोई जाता नहीं है, तो वहाँ पे मैं पहुंची। उसके बाद आते आते अब रिसेंटली मैंने बीच में बात कट गई कि एक हमारा अरनिया पड़ता है जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑलरेडी काम कर रही हूँ। जम्मू वेस्ट में तो मैं रहती हूँ, जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट में मैंने बहुत लेडीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए, करनगर में चलाए। फिर ये जो हमारा नगरोटा और डंसाल कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ, फिर विश्ना में, अब अरनिया में रिसेंटली मतलब 1 महीने से एक डेलीगेशन मेरे पास रेगुलर आ रहा है कि मैम हमारे इलाके में मतलब एक नायब तहसीलदार जो है उसकी पोस्ट खाली पड़ी है, तो प्लीज आप इतने बड़ी मैडम है तो आप एक नायब तहसीलदार को लाने में मदद कीजिए। मगर वहाँ क्या आता है कि अभी हमें यही चल रहा है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, मगर मुझे कहीं भी यहाँ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ डिक्टेटरशिप लगता है। मीतू जी सरकार से काफी खफा हैं, लेकिन आपने चलिए अपने शब्दों में जरूर बयान तो कर दिया है, लेकिन इन दिनों एक और बात सामने निकल कर आ रही है, वोकल फॉर लोकल की कॉल। जी जी जी, और उसके तहत तो मुझे ऐसा लगता है कि हैंडलूम से जुड़े हुए जितने भी जो आर्टिस्ट हैं उनके पास एक सुनहरा मौका है। और ऐसा नहीं है, बहुत सी एग्जीबिशन देखने को भी मिली और उनकी एग्जीबिशन को सराहा भी गया है और काफी दूर दूर तक उनके प्रदर्शन जो है वो भी किया गया है। अगर अभी मैं जिक्र करूं जो हमारी झांकी राजपथ पर भी निकाली गई और जम्मू कश्मीर का जिसमें नाम पेश किया गया, तो वहां पर भी इसका एक छोटा सा अंश देखने को मिला।
फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वीवर्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चूक है जो हो रही है, जो इतने सही तरीके से नहीं हो रही है, ताकि वे लोग भी सामने आ सके? हाँ, नहीं, ये बात सही है। आप देखते हो, अब रिसेंटली आप जैसे वहाँ दिल्ली की बात कर रहे हो, राजपथ की बात कर रहे हो, तो अभी सूरजकुंड का मेला भी हमारा जो 2022 का हुआ है, वहाँ थीम था जे.एंड.के थीम। हमारे जम्मू से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स, महिलाएं भी गई हैं, हमारे भाई भी गए हैं, बेटियां भी गई हैं, बेटे भी गए हैं। तो वो जो था वो काफ़ी अच्छा, खैर गर्मी की वजह से थोड़ा सा इनका हो गया है अपसेट प्रोग्राम, गर्मी की कोविड के कारण इन्होंने लेट स्टार्ट किया। तो हमारा जम्मू का काफ़ी अच्छा वहाँ पे रोल, जम्मू के आर्टिजन की तरफ से रोल रहा। मगर हम बात करते हैं कि जो आर्टिजन एंड वीवर्स हैं, इनका खैर मुद्दा, जब मैं 2016 में गई थी दिल्ली में, एक मीटिंग हुई थी पूरे ऑल ओवर इंडिया के, मतलब बोर्ड मेंबर्स की, तो वहाँ मैंने इनके स्टाइफन की बात भी की। जो स्टाइफन इनका 100 रुपीज़ मिलता था, आज वो 2000 पर ट्रेनी हो गया। क्या बात है। ठीक है, 2000 पर ट्रेनी हो गया, और जो उस स्कीम को चलाता है उसको भी 20,000 मिलते हैं, जो ट्रेनर होता है। हाँ, तो ये है। मगर हम कहते हैं कि जो जम्मू में है हमारा, कि कई वजह से क्या होता है कि महिलाएं रोज नहीं जा सकती हैं बाहर। बिल्कुल, तो ये, हाँ, इसमें हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के थ्रू जो है काफी लोगों को रोजगार मिलता है और मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो जम्मू में हमारा ऐसा कोई सेंटर प्लेस में ऐसी मार्केट बने, यहाँ परमानेंट जितने भी हमारे कारीगर हैं, चाहे वो हैंडलूम सेक्टर में है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में है, उनको परमानेंट जो वहाँ पे दुकानें अलॉट हों, कि वो डेली खाना, क्योंकि डेली सेल हो। खाना हम दिन में 3 बार खाते हैं ना, तो सेल एक बार भी तो हो कम से कम, कि वो खाना लाने के लिए हमारे पास पैसे। तो कुछ लोगों का अगर मैं जिक्र करूं तो उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो यही है। हाँ। अगर अपने हस्तकला का प्रदर्शन जब तक वे लोग नहीं करेंगे, तब तक वो कभी भी अपनी इस एम्प्लॉयमेंट को उतना उच्चतम श्रेणी का नहीं बना पाएंगे जितना एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन अभी भी मैम, उन लोगों से हटकर अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ और जानना चाहूँ, तो सबसे पहले तो आपने अपनी जर्नी बता दी कि कैसे आप इस जी के संपर्क में आए, कैसे अब अभी तक आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल तो होता होगा, घर संभालना, परिवार संभालना, रिश्तेदार संभालना, फिर एक ऐसी सोशल दुनिया भी संभालना जिनसे आपका नाता सिर्फ पल दो पल का है, वो आपके सगे संबंधी नहीं है। आज की दुनिया तो यही कहती है कि या तो अपनों के साथ ही आप अपनों की जो पीड़ा है वो समझ सकते हैं, लेकिन आप 32 सालों से दूसरों की पीड़ा समझ रही हैं। 32 साल एक बहुत अरसा, लंबा अरसा है। मेरे तो इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे मतलब मैनेज कर लेती हैं? मैं तो वो मैनेजमेंट स्किल जानना चाहूंगी आपसे। हाँ, नहीं, बहुत आनंद आता है। आप कह रहे हो ना, क्या बात है। कोई आर्टिस्ट है जब वो कुछ भी स्टार्ट करता है, अभी आपने निटिंग का बोला जी, तो आर्टिस्ट के अंदर वो ऐसी लहर आती है, ऐसा एक जुनून आता है। वो कहती है आज मैंने स्वेटर बुनना शुरू किया ना, शाम तक मैं इसको जब तक खत्म नहीं करूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो ऐसे मतलब ये आर्ट लाइन में ऐसे होता है, अगर आप ये पेंटिंग बना रहे हैं, आपको ये लगा मैं पेंटिंग आज बना के ही रहूंगी और सबको दिखा के रहूंगी। तो ये है, इसमें बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता, कब सुबह हुई कब शाम हुई। और आपने कहा कि आप घर कैसे संभालते हैं, मेरे को बचपन से ही आदत थी पढ़ने की, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, तो वही आदत मेरी आज तक बनी हुई है कि सुबह 4 बजे उठना, जल्दी से बच्चों को सबका उनका ब्रेकफास्ट बनाना। आज भी मेरे 2 बच्चे जो हैं वो लॉ कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो मैं बेटे के लिए खाना बनाती हूँ, उसका लंच पैक करती हूँ। सुबह मुझे काम होता है, उसके बाद मुझे 11 बजे के बाद मेरा सारा का टाइम जो होता है वो फ्री लोगों के लिए होता है। 11 बजे तक मैं फैमिली को टाइम देती हूँ, फिर पूरा टाइम मेरा पब्लिक के लिए होता है। मगर वो जो मैं डोनेट कर रही हूँ उनको, वो इस मन से कर रही हूँ कि देखो हमारी महाराजा हरि सिंह जी ने इस स्टेट को कितनी मुसीबतों के बाद संभाला, हम आज भी याद करते हैं। भगत सिंह ने हमारे देश को आज़ाद करके क्या कुर्बानी दी, आज भी याद करते हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, इन सब लोगों को देखते हुए मैं भी चाहती हूँ कि मैं कल रहूँ ना रहूँ, कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं कहने से डरती नहीं। लोग याद तो रखें कि मीतू राजपूत जैसी कम औरतें होती हैं, लाखों में एक, हजारों में एक, जो कि अपनी फैमिली के साथ साथ लोगों को भी टाइम दे रहे हैं। अपने तो लिए तो सब जीना जानते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब आप किसी दूसरे के लिए आप जियो। जी, तो ये होता है कि जब आप किसी भी फील्ड में आते हो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो मतलब एक आर्टिस्ट की लाइन है, चाहे आप बोर्ड मेंबर बन गए हो, चाहे आप मंत्री बन गए हो, आप क्या होता है कि उसी माहौल में जब आप चले जाते हो आपको वहाँ बहुत आनंद फील होता है। आनंद मतलब इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस। उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि आपकी अंतरात्मा, जब आप सच्चे मन से कर रहे हो,
ऐसे लगता है कि भगवान विष्णु, माँ सरस्वती, क्या बात है, ये सबका वास हमारे अंदर आ रहा है। मतलब दूसरों की सेवा करके बहुत आनंद मिलता है ऑटोमेटिकली। मैं कहती हूँ कि मुझे उस टाइम मैं भगवान विष्णु की भक्त नहीं हूँ, तो उस टाइम मुझे खुद ही अपने मन में, मैं बैठी हूँ ना आपके पास, अभी भी मुझे मेरा ध्यान कहाँ है, भगवान विष्णु में। तो ये खुद भी है, जब आप भी ऐसे करोगे, जैसे आप एक कलाकार हैं, आप एक टीवी आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर हैं, बहुत अच्छी सी, देखने में भी बहुत प्यारी मुझे लगी हैं और बोलने में भी बहुत अच्छी लगी हैं। और जम्मू की मुझे लग रहा है, अगर आप जम्मू की हैं तो जम्मू की आप शान है, तो आपका मन ही नहीं करता होगा कि यहाँ से मैं घर जाऊँ, मैं काम करती रहूँ। ऐसे ही एक कलाकार भी जब कला में वलीन हो जाता है, जब हम भगवान के साथ लगन लगाते हैं, ऐसे ही कला भी एक भगवान का रूप ले लेती है, तो लगन लग जाती है। मतलब लगन मन की हो और उसमें आपको विजय हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है, लगन जो है वो मन से होनी चाहिए। मितू जी, आपकी जिंदगी मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देने वाली है, कठिनाइयों से भी भरी थी, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत देखे हैं। बहुत बहुत बहुत। और उन अप्स एंड डाउन्स में कभी मन किया कि नहीं, अब छोड़ देती हूँ, अब अपने लिए जीती हूँ, कभी आज तक ऐसा लगा? नहीं, एक चीज मेरी दुनिया से सबसे अलग थी। मेरे रास्ते में आपने कहा ना, बहुत कठिनाइयाँ आई। अगर मुझे कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट से मिलता था तो यो मेरे नेचुरली बाकी के एनजीओ भाई बहन है या बाकी के थोड़ी सी जेलस तो होती थी, भाई मितू राजपूत क्या है, इसका पहले काम हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा ऐसा भी है। ऐसा भी होता था, मगर मेरे में ये कभी नहीं, बहुत कुछ सहा मैंने जी, क्योंकि हम राजपूत फैमिली से थे, तो हम बाहर आके राजपूत फैमिलियों का आपको पता है कि खैर मेरे अंदर तो वो धर्म के नाम पे मैं सबको एक बराबर समझती हूँ, मगर फिर भी कि ये बाहर जाती है या कुछ करती है, काम करती है, इसके साथ लेडीज भी दफ्तर में जाती हैं, तो मैंने मतलब ये कि था कि मैं परवाह नहीं करती थी। मेरे बच्चे भी यही कहते हैं, मम्मा जो चीज़ आप में है वो हम में नहीं है। नहीं, मैं ये चीज़ आपकी मैं काबिले तारीफ करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि जो चीज़ जितना बेबाक तरीके से मितू जी कहती हैं, उतने बेबाक तरीके से मेरे लिए कहना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको डजेंट मैटर कि आप किस परिवार से आ रहे हैं, लेकिन अगर आप महिला हैं तो बाहर निकलने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अटपटा सा जरूर होगा। तो उससे कैसे डील किया आपने, जरा हमें भी थोड़े गुण जो है वो सिखा दीजिए। खैर, मैं एक महिला हूँ, मेरा एक धर्म भी बनता है, मेरा एक फर्ज भी बनता है। मैंने हमेशा औरतों को एम्पावर किया। हाँ। मेरे अंदर एक चीज थी, वो शायद भगवान ने दी। मैं हस्बैंड को भी कहती हूँ, मैं जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी होती हूँ, कि मैंने कभी किसी औरत से जेलस नहीं की, चाहे वो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड होती थी, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती थी, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत होती थी, मेरे से ज़्यादा फिजिकल फिट होती थी। मैंने कभी भी किसी से ये जेलस नहीं की कि ये औरत मेरे से बढ़िया है। और जब रुकावटें आती थी, होती थी, लोग बोलते थे देखो ये मैडम जो है ना, दफ्तर में भी, दफ्तर वाले भी, ये आ जाती है मैडम लेडीज को लेकर, हमें इनके ये जो है ये काम करने पड़ते हैं सारे, तो मगर हमने उनकी परवाह नहीं की। अगर हम परवाह करते तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, मुकाम का आपने जिक्र किया है, और इस मुकाम में पहुंचते पहुंचते आज जिंदगी के आप ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर रिटायरमेंट लेने का सोच रही हैं कि अभी भी लोगों की सेवा में तत्पर रहना है? बहुत काम करना बाकी है, देश को मेरी बहुत जरूरत है, खासकर जम्मू कश्मीर को बहुत जरूरत है। आप देख रहे हो कि 2014 के बाद जो हमारे देश में गवर्नमेंट की हालत बनी, गवर्नमेंट गिरी, और आज आप देख रहे हो कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, ग्रास रूट लेवल में क्या हो रहा है। मोदी जी कितना पैसा लोगों के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ी हूँ ना, मैं तहसील में जा रही हूँ, थाने में जा रही हूँ, हॉस्पिटल में जा रही हूँ, डिपार्टमेंट में जा रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि लोगों को कितना मिल रहा है। 100 में से लोगों को 20% भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। और ये रिपोर्ट मोदी साहब को सही जा भी नहीं रही है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम रिटायरमेंट नहीं लेंगे, हम अपनी लाइफ जो है नेशन के नाम डोनेट करेंगे, और मौत से बिल्कुल नहीं डरते हैं। अगर हमें कहीं ऐसे क्षेत्र में जाकर कोई शूट आउट भी करता है तो हम मौत को भी गले लगाएंगे। क्या बात है। और ऐसे ही जज्बे को हम सलाम करते हैं, ऐसे ही हुनर को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि हुनर ए जम्मू कश्मीर है, और शो का टाइटल भी जो है वो यही कहता है कि मितू राजपूत जैसे बहुत से लोग जो हैं अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए न्यौछावर करते हुए आए हैं। और दूसरों के लिए जिंदगी जीना बहुत कठिन है, क्योंकि सिर्फ बात अप्स एंड डाउन्स को लेकर ही नहीं, कई बार तो अपनों से भी लड़ना पड़ता है जब
जब बात दूसरों की आती, तो कभी ऐसा हुआ कि अपने घर परिवार से झगड़ा करके दूसरों की सेवा के लिए कभी गए हो, कभी शुरुआती तौर पे? नहीं, बहुत। मैंने कहा ना, राजपूत इज अ फाइटर, राजपूत कौम ही फाइटर है। इनके घरों में नहीं छुपाऊंगी, घरों में काफी लड़ाइयाँ होती, चाहे वो घर कितना, चाहे हमारे घर में डीसी भी है, हमारे घर में कमिश्नर सेक्रेटरी भी है, हमारे दामाद, मगर जो झगड़े हैं वो होते ही रहते हैं। मगर हमने उनकी परवाह ही नहीं की, मतलब किसी चीज की परवाह ही नहीं की। ये चीज जो है, ये मेरे बच्चे बोलते हैं, वो बड़े सेंसिटिव हैं, उनको किसी ने कुछ कहा नहीं तो वो गुस्सा होके घर बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे। मगर हम नहीं, हमें अगर किसी ने कुछ कहा भी नहीं, ये काम अच्छा नहीं किया या बुरा किया है, एक्सप्लॉइटेशन तो होती है लेडीज को, चाहे वो लेडीज जो है सोशल वर्क के फील्ड में है, चाहे गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो एक अनाउंसर है या कुछ भी है, मतलब चाहे वो मंत्री है, जो होता है फैमिली को एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर हम उसको बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, फिर हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, हम वहीं एक ही जगह पे बैठेंगे। हम कैसे? अब तो मैं यही है कि मैं अपनी बहनों को भी मैसेज दूंगी कि आप लोग भी जो हैं हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाइए, हमारे लाइफ भी कोई सेवा है, हमारे पास भी आइए, हम हर मदद करने के लिए तैयार हैं। और वीमेन को एम्पावर करिए, और उसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी आइए। पॉलिटिक्स में आना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं पॉलिटिक्स में आना भी जरूरी पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आज हमने भी कोशिश की कि हुनर जम्मू कश्मीर के सेशन में आपको जम्मू कश्मीर के एक हुनर से मिलवाएं, जम्मू कश्मीर की एक उम्दा पर्सनैलिटी आप सबके समक्ष लाने का मेरा एक ही कर्तव्य था, और एक ही मेरा आज का मकसद था कि उम्र और आपका एक जज्बा जो है वो कभी भी कम ना हो, उसके लिए आपके अंदर वो एक ललक होनी चाहिए, वो क्रांति होनी चाहिए, वो लॉ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका विजन है कि आपने देश के लिए कुछ करना है, देश प्रेम के लिए कुछ करना है, लोगों के हित में सेवा करनी है, तो आपको कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता है। तो आज के फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मितु राजपूत जी को इजाजत दीजिए, और ऐसे ही कुछ और उम्दा पर्सनैलिटी से आपको मैं मिलवाती रहूंगी। द प्रियंका चौधरी शो, हुनर जम्मू कश्मीर। धन्यवाद।